गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया है ना। और मेरे साथियों, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी भी आप लोगों का चल रहा होगा। जो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हम लुसेंट और एनसीईआरटी के डेली प्रश्न करा रहे हैं। तो मेरे भाई ये जो क्लास हो रही है ना, एक रिकॉर्डेड क्लास मेरे साथियों हो रही है। और एक जो क्लास हो रही है 7 PM में चलती है मेरे साथियों, लाइव क्लास हैं, ठीक है। तो वो भी जो क्लास होती है मेरे भाई लुसेंट और एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो ये जो प्रश्न आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे निचोड़ करा रहे हैं एनसीईआरटी और लुसेंट का, ये हर एग्जाम के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंस रह रहा है। आप लोग एग्जाम देने जाइए और आप लोगों के सामने ये प्रश्न अगर देखने को मिल जाएगा तो फट से टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर पूरा क्लास को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देखिए भाई, क्योंकि ये जो देख सकते हैं क्लास नंबर 114वां ये क्लास नंबर है भाई। मिक्स कंटेंट आप लोगों के लिए इस क्लास में कराते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 14 नहीं है 20वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को मेरे भाई आप लोगों के पास जो भी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग तो ही हैं। इस फैमिली को बड़ा करने में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, कि आप लोग इस फैमिली को बड़ा और बड़ा करने में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। पारिकृति की बात क्या है, यानी नेचुरल इकोसिस्टम की बात किया है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो खेत तो नहीं होगा भाई। हाँ, यहाँ पे फ्रेंड्स झील की बात करेंगे ना, लेक की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो सही चला जाएगा। झील जो हो जाएगा ना, तो मेरे भाई झील जो है नेचुरल इकोसिस्टम है, राइट है। तो बी को यहाँ सही कर लिएगा। बांध तो हम लोग बनाते हैं, डी भी गलत जाएगा, पार्क गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को सही कर लेंगे साथियों, लेक को सही कर लेंगे, ठीक है। साथियों आप लोगों के मैथ के प्रश्न तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मैथ भी आप लोगों के लिए हम पढ़ा कराने वाले हैं। हर एग्जाम के लिए मेरे भाई वो प्रश्न जो होंगे इंपॉर्टेंस होंगे। और ये साथियों ध्यान में रखिएगा कि वह जो मैथ का प्रश्न मिलेंगे ना, एकदम छोटे तरीके से बताएंगे। कितना भी बड़ा प्रश्न रहेगा वो इतना बेहतर तरीका से समझा देंगे ना, एकदम छोटे से मेथड में। तो कहिएगा सर जी वाह क्या बात है। तो फ्रेंड्स वो चीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तैयार उसका हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कि एकदम एकदम आसान तरीके से बताएंगे। सोचिएगा, कहिए देखिएगा ना, तो देखते ही आपका मन खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। करिए भैया इतना बड़ा सा प्रश्न छोटे से में कैसे बन गया। तो केवल समझाने का तरीका होना चाहिए। अगर समझाने का तरीका बेहतर लगेगा तो आप लोग उस वीडियो को भी आप लोग अच्छे तरीका से देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मिलेगा भाई, कुछ दिन वेट कर लीजिए, मिलेगा जरूर। उसका अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक इनमें से कौन सा हो जाएगा। स्वपोषी घटक की बात किया है, ठीक है। ऑट्रोप तो यहाँ पे अगर स्वपोषी की बात किया गया फ्रेंड्स, तो आप लोग सी ऑप्शन की बात करेंगे तो पादप सही जाएगा ना। तो आप लोग यहाँ पे स्वपोषी घटक की बात किया है, जो हमारे इकोसिस्टम है इसमें स्वपोषी घटक कौन सा है, तो पादप हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाई यहाँ पे भी इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी प्लांट्स को जो है ना सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑटो यहाँ पे व्हाट आर दी ऑटोट्रॉफिक्स कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो प्लांट को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर थर्ड प्रश्न की बात करेंगे कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ठीक है, यहाँ पे जो स्किन दिया है स्किन कैंसर, इसे हम लोग सही कर लेंगे। त्वचा कैंसर बनता है। जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है फ्रेंड्स, यह हमारे जो त्वचा कैंसर का कारण बनती है, रीजन बनती है, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रे आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग विच टाइप ऑफ कैंसर। तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्किन कैंसर को हम लोग सही करेंगे ना भाई। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा जो प्रश्न की बात किया है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। कौन सा यहाँ पे आंसर होगा भाई। अगर CO2 की बात करेंगे तो मेरे भाई ये तो नहीं है ना, कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। CO2 तो है ही। O3 की बात करेंगे, O3 भी तो सही है। अगर CO की कार्बन ऑक्साइड की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये गलत जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, इसे हम लोग गलत कर लेंगे, ठीक है, ये नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे डी की बात करेंगे तो ये भी नहीं जाएगा। नो दिया गया है ना भाई, यहाँ पे NO दिया है, मतलब यहाँ पे N2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे साथियों, यहाँ पे N2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर की बात करेंगे ये सही जाएगा। कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, ये जो है किसी भी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे भाई इस सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। विच ऑफ दी
ए फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को सही कर लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O को सही करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे N2O होगा, ठीक है, NO2 नहीं होगा। इसके आगे बात करेंगे मेरे भाई 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए मेरे भाई सौर सेल का उपयोग करना है ना, ये सबसे बढ़िया तरीका है और इससे ऊर्जा का सबसे अच्छा सा स्रोत जो है सौर सेल को माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अमॉन्ग दी फ्लोइंग एनर्जी सोर्स विच वन इज द बेस्ट फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। तो यहाँ पे क्या होगा, सोलर सेल्स को करेंगे बात, सही आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन जाएगा। 6 प्रश्न की बात करेंगे भाई कि जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। जैव ईंधन की बात किया, किसका बात किया, जैव ईंधन की बात किया, बायोफ्यूल्स की बात किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कौन सा कथन गलत पूछा गया, सत्य नहीं है। अगर जैव ईंधन जो होती है क्या इसका लागत प्रभावी होता है, तो नहीं भाई, इसका लागत जो होता है प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कथन सत्य नहीं पूछा गया। तो यही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ही गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। जैव ईंधन मक्का से बनता है, सत्य नहीं है पूछा गया, ये ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जैव ईंधन जो होता है मक्का से भी बनता है, बिल्कुल सही बात है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है, ये भी सही बात है। जैव ईंधन जो होते हैं ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पे गलत कर लीजिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत जाएगा। तो यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोफ्यूल्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे आप लोग बायोफ्यूल्स आर दी कॉस्ट इफेक्टिव को सही करिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 7 प्रश्न का कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स है, तो माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ पे स्थित है, तंजानिया शहर में स्थित है, ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट पीक इन द अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो तंजानिया, क्या होगा फ्रेंड्स, तंजानिया, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे प्रश्न 8 पे कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु में जब दक्षिण पश्चिम मानसून है ये जब लौटता है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे लौटता हुआ मानसून जो होता है ये कहाँ पे वर्षा कराता है, तो तमिलनाडु में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विच रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यू टू रिट्रेटिंग मानसून। तो तमिलनाडु को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे मेरे भाई 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता। बहुत सुंदर सा प्रश्न और प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अगर बात करेंगे बरमूडा का, जो बरमूडा ट्रायंगल्स आप लोग जानते हैं ना भाई, उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत बरमूडा ट्रायंगल नहीं आता है, ठीक है। बाकी इथोपिया, सोमालिया, जिबूती की बात करेंगे ये आते हैं। उसी तरह मेरे इंग्लिश वाले भाई विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो बरमुंडा को आप लोग सही करिएगा, बरमुंडा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 10 प्रश्न है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो काजू की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पे सी ऑप्शन को बात करेंगे तो सही जाएगा। विच टाइप ऑफ द सोयल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द कैसिव कल्टीवेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लैटराइट सोयल को करेंगे सही आंसर, ठीक है। 11 नंबर जो प्रश्न है भाई कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। बहुत सुंदर सुंदर सा प्रश्न है। तो 1983 में किया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो किया गया था कब किया गया था, तो मेरे भाई 1983 में किया गया था, ठीक है। वेन वाज द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और इस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे आप लोग सही करिएगा 1983, 1983, ठीक है। 12 जो प्रश्न है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है। तो भाई याद रख लीजिएगा, जो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का जो शुरुआत किया गया था मेरे भाई 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इन विच ईयर वाज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था, ठीक ना फ्रेंड्स। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 13 प्रश्न है भाई कि दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आप लोगों को तृतीय क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ बताए थे। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते
होते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, तो आप लोग ट्रेडेटरी सेक्टर को सही करिएगा। यहाँ पे जो थर्ड विकल्प जाएगा ना साथियों, सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है। 14 प्रश्न है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है। तो जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है, यह जो इसको जो मापा जाता है फ्रेंड्स, इसको जो मेजर किया जाता है स्थिर दामों पर किया जाता है, जो एग्रीगेट जो प्राइस होते हैं ना, इस पर किया जाता है। तो रियल जीडीपी, यानी जीडीपी के मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको मेजर किया जाता है फ्रेंड्स स्थिर दामों पर, एग्रीगेटेड प्राइस पर। ठीक है, एग्रीगेटेड प्राइस को आप लोग कर लीजिएगा सही। अगर 15 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट बोला गया, बहुत एविल ऑफ एविल कहा गया है। बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया, किसको, दादा भाई नौरोजी को कहा गया। ठीक है, तो हु डिस्क्राइब द ड्रेन ऑफ वेल्थ एज द इविल ऑफ एज इविल, तो आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी सही जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इसके आगे बात करेंगे 16 प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है भैया। अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय आय जो हो जाएगा एनएनपी माइनस यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष कर इमदाद दिया गया ना, ये मेरे भाई इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर पहला जाएगा ना, ये सही जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग नेशनल इनकम इज डिफाइंड की बात करेगा, तो एनएपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्योंकि इंग्लिश वाला जो चीज़ दिया रहता है ना फ्रेंड्स, बहुत शानदार तरीके से दिया रहता है और बता भी देता है कि गलत है। हिंदी में तो टाइप करने में गलत हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन इंग्लिश में जो होता है गलत नहीं होता है। तो एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस जो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेशनल इनकम, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा, जो कि सही चला जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा ओके फ्रेंड्स। इसके आगे हम लोग देखेंगे भाई अगला जो प्रश्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 17 जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है भाई। यहाँ पे 17 प्रश्न जो कह रहा है भाई कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में से निम्न में से किसमें सुरक्षा सुनिश्चित किया गया। बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं ना फ्रेंड्स, इसी में किया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज इन सर्च अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी को आप लोग सही कर लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे भाई 18 नंबर 18 प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अच्छा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे जो महान्यायवादी होते हैं ना, इनको फ्रेंड्स जो होते हैं सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है महान्यायवादी को, जिसको एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है भाई, देख सकते हैं कि हु हैज द राइट टू बी हर्ड इन ऑल कोर्ट विद इन इंडिया कंसर्निंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा ना, ए आप लोगों को सही कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे 19 प्रश्न का कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक को परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो याद रख लीजिएगा मेरे भाई 84वां, ठीक है, 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो लोकसभा है, ठीक है, जो कौन सा भैया लोकसभा हो जाएंगे, और यहाँ पे जो विधानसभा दिया गया मतलब, ठीक है, विधानसभा दिया गया, तो इनकी जो सीटों की संख्या में कोई सी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने का प्रावधान नहीं किया गया 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी 84 जो अमेंडमेंट आप लोग देख रहे हैं ना, इसे सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, जो सही आंसर जाएगा आर्टिकल 53 में है। किस में है भैया, आर्टिकल 53 में है। तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 53 को सही चला कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके भाई। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है। एक बार मेरे साथियों क्लास की सेशन को मेरे भाई आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। ओके भाई, यहाँ पे अगर 21 से प्रश्न की बात करेंगे कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक समझा जाता है, आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे 2 बार होना चाहिए। कितना बार होना चाहिए, 2 बार। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट बी पार्लियामेंट मीट एट द मिनिमम इन ए ईयर, तो आप लोग 2 बार याद रख लीजिएगा, 2 बार बैठक होना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बढ़िया सा प्रश्न है।
यहाँ पे, ठीक है। क्या है भाई यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे जो है प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अच्छा भैया, तो यहाँ पे अगर क्या भाई है, बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि भारत में, ठीक है, यहाँ पे भाषा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा भारत। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। बहुत सुंदर सा प्यारा सा परिवार यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है आप लोगों के लिए भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सही आंसर क्या बात किया गया है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में अगर साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन के द्वारा, नहीं गलत जाएगा, संसद में अगर साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है तो हाँ भाई इसे हम लोग सही कर लेंगे, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है इसका सृजन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। और मेरे इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी यहाँ पे जो है बी ऑप्शन को सही कर सकते हैं, ए सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक ना। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न होगा 23 प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी कहा जाता है बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, बी आर मेहता, ठीक है, माफ कीजिएगा बी आर मेहता को कहा जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी आप लोग इंग्लिश वाले भाई आप लोग भी बी आर मेहता को सही कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे बात करेंगे भाई, अगला देख लीजिएगा प्रश्न। यहाँ पे 24 प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किया गया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे जो 1892 ईस्वी में का जो भारत परिषद अधिनियम हुआ था, उसी में फ्रेंड्स है जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था। कब भैया, तो जो 1800 मतलब 1892 ईस्वी 1892 का जो भारतीय परिषद था ना, जिसको गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे भाई आप लोग भी इंग्लिश वाले साथी आप लोग भी बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, ओके। अच्छा भैया, इसके आगे बात करेंगे मेरे साथियों 25 नंबर प्रश्न पे। 25 प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस की देन है। किसका भाई देन है, तो फ्रांस का देन हो जाएगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द विच कंट्री। तो किसका होगा, फ्रांस का देन है। किसका देन है भाई, फ्रांस का देना, ठीक है भाई। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 26 प्रश्न है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रख लीजिएगा, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा राम प्रथम के द्वारा, राजा राम, ठीक है, प्रथम के द्वारा, ठीक है। ये मेरे भाई इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। राजा राम चोला दिया गया है ना, वहीं यहाँ पे प्रथम हो जाता है, इसे ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा भैया, राजराज प्रथम, राजाराम प्रथम वही सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजराज भी प्रथम देखने को मिल सकता है। 27 प्रश्न है कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। अच्छा सा प्रश्न है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। तो मुहम्मद बिन तुगलक का था। किसका था भाई, मुहम्मद बिन तुगलक का था, ठीक है। तो विच यहाँ पे भी मेरे भाई इंग्लिश वाले साथी आप लोग भी सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, मुहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। ओके भैया, इसके आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 28 प्रश्न है भाई कि यहाँ पे कि सल्तनत काल में गैर मुसलमानी से लिए जाने वाला धार्मिक कर को जो बोला जाता था, क्या बोला जाता। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो सल्तनत काल की बात किया है भाई, दिल्ली जो सल्तनत है ना, द रिलीजियस टैक्स इम्पोस्ट ऑन नॉन मुस्लिम वाज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था सल्तनत काल में, उसको जजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था मेरे साथियों, जजिया, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 29 प्रश्न है कि शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार किया गया था। कौन भाई वैसे थे जिनके द्वारा विचार किया गया था, मनुची थे मेरे भाई। कौन थे, मनुची, ठीक है। और नहीं भैया यहाँ पे तो गलत कर रहा है ना, कौन यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है भैया, ओहो सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्री पर विचार करना है, इस तरह का प्रश्न दिया गया, ठीक ना। तो भैया यहाँ पे हमने सोचा नहीं आया, वर्नियर की बात किया गया, ठीक है, ट्रेवेनियर मनुची की बात किया, तो ये तो नहीं आएगा ना, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री की बात किया तो मनुची नहीं आया था, ट्रेवेनियर भी नहीं आया था, वर्नियर भी नहीं था। बारबोसा की बात करेंगे, इसे सही कर लीजिएगा, बारबोसा आया था। कौन आया था भाई, बारबोसा को सही कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा भैया, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो भैया कौन सा जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन सही जाएगा, केवल चौथा सही जाएगा ना। आप लोग ये भी ओनली 4 को सही कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे मेरे भाई 30 नंबर प्रश्न का।
30 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राज बेटर, यानी राज बेटर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी के लिए शिकारी के रूप में किया जाता है मेरे भाई। तो ध्यान रख लीजिएगा, देवराय द्वितीय के शासन काल में। कब भाई? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में मेरे भाई जो है राज बेटर शब्द का प्रयोग किया गया था। तो विच इंडियन रूलर्स एज नन राजवेट हंटर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? अच्छा भैया, यहाँ पे क्या करेंगे? देवराय द्वितीय को करेंगे सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देवराय द्वितीय यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पे 31 प्रश्न है 31 की गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? प्यारा सा प्रश्न है, तो ध्यान रख लीजिएगा रुद्रदामन से होगा। किससे होगा? गिरनार जो इंस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विद द रूलर, तो रुद्रदामन को सही करिएगा, सी ऑप्शन भाई सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा यहाँ पे जो 32 प्रश्न है कि शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा था? शैव मत का सबसे जो पुराना संप्रदाय था भाई वह कौन सा था? याद रख लीजिएगा, पाशुपत था। कौन था भाई? पाशुपत था। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ ए सैवेज में इज, तो पाशुपत को सही करिएगा, पाशुपत। ठीक है, आगे देखेंगे भाई 33 प्रश्न है कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 6 वर्ष की ही एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। तो यहाँ पे भी आप लोग 6 ईयर्स, मेरे इंग्लिश वाले साथी आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर 34 प्रश्न की बात करें कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका? बहुत सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है, ठीक है ना, और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए। कथन जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा कहा गया है? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं भाई, आप लोग भी ए ऑप्शन इंग्लिश वाले साथी कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 35 प्रश्न है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जैन आंदोलन कौन सा था? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था भैया? तो इसे ध्यान रख लीजिएगा, उसका नाम हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कौन सा नाम हो जाएगा फ्रेंड्स? असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि द फर्स्ट मास मूवमेंट इन लंचेज बाई महात्मा गांधी वाज, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप लोग सही करिएगा, बी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा 36 प्रश्न के भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो वेयर डिड दिस सेव सोइल मूवमेंट बिगिन इन इंडिया? महाराष्ट्र को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 37 प्रश्न के गांव में आयोजित होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? गांव में आयोजित की बात किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे? तो गांव में जब आयोजित हुआ था। ठीक है, तो उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये चीज यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो 1937 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1937 में हुआ था। ठीक ना, तो आप लोग भी यहाँ पे 1937 को मेरे इंग्लिश वाले साथियों सही कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे 38 प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा भाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो हु गेव सुभाष चंद्र बोस दी लिटिल ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को सही करेगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। देश नायक, अरे भैया देश नायक है ना भैया, डेंसिटी हम कह रहे हैं, देश नायक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है भाई कि शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा कार्बनिक यौगिक हमेशा बनता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, बनता है इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक ना, ध्यान रख लीजिएगा। विच कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो इथाइल एल्कोहल को सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 40 नंबर जो प्रश्न है भाई, देख सकते हैं कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। रक्त कैंसर की बात क्या है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड कैंसर, तो कोबाल्ट 60 सही जाएगा, 60 कर लीजिएगा, कोबाल्ट 60। ठीक है, 41 प्रश्न है भाई कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है? तो मेरे भाई किसमें होता है? एंथ्रासाइड कोयला में होता है। किसमें होता है? एंथ्रासाइड में। तो विच टाइप ऑफ द कोल हैज बी हाईएस्ट कार्बन कंटेंट? एंथ्रासाइड कोयला का, सही कर लीजिएगा। 42 प्रश्न देखिएगा भाई, 42 प्रश्न है कि यहाँ पे NAFTA का जो सदस्य कौन सा नहीं है? NAFTA का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, वो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन ना भैया,
यहाँ पे क्या होगा, ग्रेट ब्रिटेन को सही कर लीजिएगा, ये NFTA का जो है सदस्य नहीं है। NFTA मतलब नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। इसका जो सदस्य कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम को सही करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे 43 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष जिसको ब्लड बैंक के रूप में मिलाकर रखा जाता है, तो ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, सोडियम नाइट्रेट को भी और डेक्सट्रेट को भी रखा जाता है, डेक्सट्रोटो को, ठीक है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। तो विच केमिकल इज एडेड टू सर्व ब्लड इन ब्लड बैंक, तो आप लोग यहाँ पे बी को सही कर लीजिएगा, बी और यहाँ पे सही जाएगा बी और सी, ठीक है। आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है स्थिर ग्रीस गैस नहीं है, बहुत ग्रीन हाउस गैस की बात किया क्या भैया, कि यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन यहाँ पे होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए ना। तो याद रख लेंगे ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस का जो है उदाहरण नहीं माना जाता। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ऑक्सीजन। ओके भाई, आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भाई कि 45 नंबर के दूरदृष्टि दोष से प्रतिथम्य यहाँ पे बनता है, मतलब भैया प्रतिबिंब की बात किया वही तो कर रहे हैं, क्या क्या लिखा जा रहा है टाइप होने में। दूरदृष्टि से प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है, यहाँ पे बनता है, तो भैया कहाँ पे बनता है, याद रख लीजिएगा, रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष से, ठीक है। रेटिना के क्या बनता है भैया, रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड ऑफ रेटिना सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे जो 46 नंबर प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है, सत्य पूछ रहा है। तो याद रख लीजिएगा, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, जो भी भू स्थिर ऊंचाई उपग्रह है यह क्या करता है, एक निश्चित ऊंचाई पर घूमता है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आप लोग डी ऑप्शन इंग्लिश वाले भाई आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे 47 प्रश्न की, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय वेग गति का नाम क्या दिया गया है। तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है, तो बात करेंगे उसे चाल नाम दिया गया, क्या बोला गया, चाल यानी उसको स्पीड बोला गया, ठीक है। आगे बात करेंगे 48 प्रश्न, देखिएगा मेरे भाई 48 नंबर जो प्रश्न है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, याद रखना होगा। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, पर्व और तथा उल्टा होता है, कैसा होता है भाई, पर्व तथा उल्टा होता है, मतलब इन्वर्टेड और रिवर्स होता है। इन्वर्टेड मतलब बदलना होता है ना, अच्छा, इन्वर्टेड मतलब होता है फ्रेंड्स बदलना होता है, वहीं पार्श्व कर लीजिएगा, पर्व नहीं होगा, पार्श्व तथा उल्टा होता है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, तो यहाँ पे इन्वर्टेड और रिवर्स को कर लीजिएगा, पार्श्व हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे 49 प्रश्न की जल विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल विद्युत का उत्पादन। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, ये काम करता है मेरे साथियों गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर, और ऊर्जा के जो संरक्षण सिद्धांत होते हैं इस पर काम करता है, ठीक है। जल विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, मेरे भाई ध्यान रख लीजिएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण पर करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे करता है, गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा गलत जाएगा, बर्नौली का द्वितीय गलत जाएगा, यानी यहाँ पे पहला दूसरा सही हो रहा है। तो हम लोग भाई इसे हम लोग पहला दूसरा को सही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे भाई आप लोग भी पहला दूसरा को सही कर लीजिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कन्वर्सन एनर्जी, यहाँ पे पहला दूसरा मतलब यहाँ पे भाई ओनली 1 और 2 चला जाएगा सही आंसर। और एक लास्ट प्रश्न है भैया 50 प्रश्न की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ऊर्जा का परिवर्तन करता है, कौन कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, ऑप्शन ए सही जाएगा। तो 50 प्रश्न थे भाई, कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने ग्रुप में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।